हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य लुसेंट विज्ञान के जो है कि एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इसमें हम लुसेंट के विज्ञान का निचोड़ करने वाले हैं। और आज हम जो है कि भौतिक विज्ञान से जो है कि ध्वनि चैप्टर से जो है कि आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम फिर से बता देते हैं कि इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू किए जाएंगे। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक जो है कि अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अवश्रय तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो अवश्रव्य तरंग की जो है कि आवृत्ति यहाँ पर 20 हर्ट्ज से कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पराश्रय तरंगों की ध्वनियाँ जो होती हैं, ये तरंग जिनकी आवृत्ति कितनी होती है। तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, पराश्रय तरंग जो होते हैं ये मनुष्य द्वारा होते हैं, क्या होते हैं इसमें। तो नहीं सुनी जा सकती। कौन सी ध्वनि। तो पराश्रय तरंगे जो होती हैं ये मनुष्यों द्वारा नहीं सुनी जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पराश्रय तरंगों की सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो पराश्रय तरंगे जो है सीटी बजाकर पहले नंबर पर जो है कि गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने इसे उत्पन्न किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं। तो आंसर जो है इसमें हमारा प्रतिध्वनि का निर्माण करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक तरंग जो है कि लाया जाता है प्रयोग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि का तात्व किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का तात्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। तो पराश्रय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनियाँ निम्नलिखित में से क्या है। तो ये श्रव्य या ऑडिबल ध्वनियाँ कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, कब। तो ये वायुमंडलों की अनुपस्थितियों के कारण जो है कि सुनाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों। तो क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती हैं जो कि उसका नियंत्रण नहीं करती हैं, इसलिए जो है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कथन ए दिया है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है, क्यों। आर कह रहा है चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है। तो यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि में तरंगों की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का चाल कितना होगा। तो ध्वनि का चाल जो है कि 332 मीटर प्रति सेकंड ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, किसमें। तो स्टील में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण प्रकाश की चाल ध्वनियों की चाल में बहुत अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु में ध्वनियों का वेग कितना है, लगभग। तो 332 मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है, कब। तो ठोस से चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है। तो ये भिन्न भिन्न में जो है कि होता है, जो कि ठोस में सबसे अधिक होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, कब। तो लोहा में रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनियों का वेग कम हो जाता है, ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु में ध्वनियों का वेग कैसा होता है। तो ये तापमान के घटने से घटता है। नेक्स्ट देखेंगे, कथन ए कह रहा है, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती थी और सीटी के बाद सुनाई पड़ती है। कारण आर कह रहा है कि प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो क्या हो जाएगा, ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, पराध्वनि विमान उड़ते हैं, तो ये ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वस्तु के वेग तथा उसकी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसे मैक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, तो ये वायुयानों के वेग में किया जाता है प्रयोग। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, साधारण बातचीत की ध्वनियों की तीव्रता होती है, तो 30 से 40 डेसिबल में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि की वह विशेषता जो एक माला ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, वो क्या कहलाती है। वो तारत्व कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो तारत्व के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तिरछ होती है, क्यों। महिलाओं की आवाज़ का क्या होता है। तो तारत्व अधिक होता है।
ठीक है, इसलिए महिलाओं की आवाज़ पतला होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चों की आवाज़ प्रिय क्यों लगती है? तो आंसर हो जाएगा, बच्चों की आवाज़ का तारतम्य तो पुरुष की आवाज़ के तारतम्य की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्यों? तो क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ जो होती है इनकी आवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनियों का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। किसके अंतर के कारण? तो केवल ध्वनि की गुणवत्ता के कारण किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंग द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो ध्रुवण नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनिक तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, वो क्या कहलाता है? तो 95 डेसिबल कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान भरना जो है कि इसमें अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटित होता है। यह घटना उदाहरण क्या है? तो यह डॉपलर का प्रभाव का नियम है। नेक्स्ट देखेंगे, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ध्वनि, चलिए देख लेते हैं, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण में दोनों जो है कि घटित नहीं होती है। नेक्स्ट दिया है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? क्योंकि उसकी स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है, इसलिए जो है कि वो उसी दिशा में आवाज़ को भेजना चाहता है तेजी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ध्वनि की तीव्रता के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिध्वनियों का कारण क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है, किस पर? तो रेडियो तरंगों का प्रवर्तन पर आधारित होती है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनियों के बीच समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहने से हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है? तो इनका उद्देश्य ये होता है कि ध्वनियों का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोका जा सके। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्यों? तो क्यों नहीं सुन सकता? तो आंसर हो जाएगा, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? ध्रुवण के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? हम क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किस पर? तो ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, प्रतिध्वनियों का कारण क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है, किस पर? तो रेडियो तरंग के परिवर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनियों के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं ना, एक सेकेंड, ये भी कर चुके हैं। चलिए यहाँ से हमें फिर से करना है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो परावर्तन के कारण उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल पर कितना दूर खड़ा रहना चाहिए? तो 56 फीट दूर खड़ा रहना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप ध्वनि जो होता है ये परावर्तन पर सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होता है, तो ये परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो ये नौ संचालनों के द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्यों? क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनियों के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर भिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव क्या है? तो यह अनुनाद के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़कियों के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, यदि संभव भी हो तो ये वह ध्वनि किस गुण के कारण होता था? तो ये अनुनाद के कारण होता था। नेक्स्ट देखेंगे, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है कि अनुनाद होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो का
समस्वर्ण स्टेशन उदाहरण क्या होता है? तो अनुनाद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान पर विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो व्यक्तिकरण के कारण होता है, व्यक्तिकरण के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। समुद्र में स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाने जाते हैं जहां पर बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां जहां सायरन की ध्वनियां सुनाई देती है। नीरव क्षेत्र ध्वनियां तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होता है? तो ये व्यक्तिकरण के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरों में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा इसमें जूम छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन ही कट गया है। चलिए देख लेते हैं इसी तरह क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतराव चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? तो ध्वनि से। नेक्स्ट देखेंगे। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे। आर्द्र वायु में ध्वनियों का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्यों? आर्द्र वायु में क्या होता है? तो शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है क्वेश्चन, ध्वनि का वेग क्या है? तो ध्वनि का वेग जो है कि ये ठोस में अधिक और गैस में न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां तरंग अपेक्षाकृत प्रबल होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो लकड़ी में होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है जबकि ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो वायु की चाल कितनी है? तो 664 मीटर प्रति सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी, किसमें? तो लोहा में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। एक जैव पद्धति जिसे पराश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो ये सोनोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि में नहीं कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्यों? तो उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। नेक्स्ट देखेंगे। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती कब? तो निर्वात में नहीं चल सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए उपयुक्त होता है वह क्या कहलाता है? तो वह सोनार कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पराध्वनि विमान जो है नामक एक प्रघाती पैदा करते हैं, तो क्या पैदा करता है? तो ये प्राश्रय ध्वनि तरंग पैदा करती है। नेक्स्ट दिया है। इको साउंड प्रयोग होता है कहाँ पर? ये समुद्रों की गहराई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है। एकास्टिक विज्ञान क्या है? तो ध्वनियों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? तो 60 डेसिबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे सोनार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि क्या होता है? दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनियों का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो ये आवृत्ति जो है कि प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी संगीत यंत्र की ध्वनिया तीव्रता मापी जाती है, किसमें? तो डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक होती है, कैसी? तो अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इनकी चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के रिवीजन करिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।